Hello, my dear students. Welcome back to the class of mathematics. And I am Manish sir. Today we will discuss about the chapter quadratic equation. First of all, we will discuss about the what is quadratic equation. Okay, students. First of all, we will discuss about what is quadratic equation. ठीक है, आपको ये पता करना है कि quadratic equation क्या है, सबसे पहली चीज. उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं. तो सबसे पहले देखिए, यहां पर एक डेफिनेशन आपको लिखी हुई दिख रही होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल विद डिग्री 2. ठीक है, इसके अंदर दो ऐसी टर्म्स हैं जो आपको यहां पर नहीं समझ में आई होंगी. क्या समझ में नहीं आया होगा? एक तो यहां पर आपको समझ में नहीं आया होगा डिग्री यहां पर क्या होता है. ठीक है, उसके बाद यहां पर वन वेरिएबल का क्या मतलब है. ठीक है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर ओनली एंड ओनली 2 ही ऐसी टर्म्स हैं जिनमें हमको क्या है समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी. और पूरी इक्वेशन, ये पूरी जो आपकी डेफिनेशन है वो पूरी 2 ही यहां पर वर्ड्स के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल विद डिग्री 2. इसका क्या मतलब है मैं यहां पर आपको बता रहा हूं. एक एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. ये यहां पर एक आपके सामने मैंने इक्वेशन लिख दी है. इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. यहां पर x आपको नजर आ रहा होगा, ये दोनों क्या है, ये दोनों वेरिएबल है. ठीक है, अब यहां पर कितने वेरिएबल है, तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा ओनली एंड ओनली एक ही तरीके का वेरिएबल है. इसके पीछे भी x लिखा हुआ है, यहां पर भी x लिखा हुआ है. इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, तो ओनली एंड ओनली वन वेरिएबल आपको यहां पर दिख रहा होगा. उसके आगे हम बात करें तो वेरिएबल के साथ में यहां पर डिग्री 2 लिखा हुआ है. तो आपको जब वेरिएबल के ऊपर, इस 2 के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस वेरिएबल के ऊपर आपको एक पावर नजर आती होगी, है ना, उसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं. जब वो पावर आपको नजर आ रही होगी तो इस पावर को हम यहां पर डिग्री कहते हैं. लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि सभी पावर में से सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए. जैसे कि यहां पर x के ऊपर क्या पावर लगी हुई है, तो आप कहेंगे सर 2 लगे हुए हैं. यहां x के ऊपर कुछ नहीं था इसलिए मैंने 1 लिख दिया. यहां पर x ही नहीं है, आप देख रहे होंगे. तो इन दोनों x में से जो बड़ी पावर होगी वो क्या कहलाती है, तो वो डिग्री कहलाती है ना. आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, हाईएस्ट जो वैल्यू होती है, पावर जो हाईएस्ट होती है, उसे ही क्या कह दिया जाता है, उसे डिग्री कह दिया जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके अंदर वन वेरिएबल आपको समझ में आ गया, डिग्री आपको समझ में आ गया. इसके कुछ एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं. ठीक है, ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर एक इक्वेशन लिखी है. अब इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, तो आपको पता लग गया होगा कि वेरिएबल यहां पर x लिखा हुआ है. ठीक है, सबसे बड़ी जो पावर है पूरे वेरिएबल में, वो पावर क्या लिखी हुई है, तो वो 2 आपको वहां पर नजर आ रही होगी, है ना. तो यहां पर 2 अगर किसी पूरी इक्वेशन की डिग्री है और एक ही वेरिएबल में वो लिखी हुई है इक्वेशन, तो वो इक्वेशन क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है. ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से कैसे दूर होती है. तो ध्यान से देखें कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या डिफरेंस है. तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको एक यहां पर इक्वल टू का साइन नजर आ रहा होगा. जब ये इक्वल टू का साइन लग जाता है और ये किसी कांस्टेंट के बराबर हो जाती है तो ये एक्सप्रेशन इक्वेशन में चेंज हो जाती है. अगर यहां पर मैं ऐसे हाथ रख दूं और एंड ओनली यहां पर आपको 7 तक ही इक्वेशन दिखाई दे, तो ये इक्वेशन नहीं बन पाएगी. ये क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगी. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है. चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे. इसमें आपको क्लियर हो गया है कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब दूसरी आप इक्वेशन देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने कहा कि आप पहले चेक करेंगे कि वेरिएबल यहां पर कितने हैं. तो देखिए यहां पर सभी के पास z वेरिएबल है. अब z वेरिएबल के बाद आपको दूसरी कंडीशन देखनी होती है कि उन वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ी पावर होनी चाहिए वो
2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर फर्स्ट ही एक्सप्रेशन के अंदर z की पावर कितनी नजर आ रही है, मुझे 5 नजर आ रही है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? तो आप कहेंगे कि सर नहीं, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इक्वेशन के अंदर जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, वो तो 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कितनी है, यहां पर 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता लगाना है कि सबसे पहले तो कि किसी इक्वेशन के अंदर आपके कितने वेरिएबल्स हैं। अगर सिंगल वेरिएबल है देन ओके, आगे आप बढ़िए। उसके बाद वेरिएबल के ऊपर अगर पावर जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 हो सकती है, उससे कम पावर नहीं हो सकती है। एक और चीज आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो पावर है ना तो वो नेगेटिव होगी, कभी ना वो पावर अंडर रूट में होगी, और ना ही कभी वो पावर फ्रैक्शन में होगी। ओनली एंड ओनली पावर के बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना। कभी भी पावर नेगेटिव, रूट में और फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। पावर एक कंप्लीट नंबर ही होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं हम। ये जो है इक्वेशन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये जो इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, सबसे पहली चीज जो आपको चेक करनी होती है वो फर्स्ट चीज क्या है कि आपको देखना है कि इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। अब आपने देखा पहली वाली एक्सप्रेशन में तो ओनली x लिखा हुआ है, दूसरे वाले में x और y आ गया, तीसरे वाले में y आ गया। इसका मतलब यहाँ पर 2 वेरिएबल आपको नजर आ रहे होंगे। तो आपसे मैं पूछूंगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप साफ मना कर देंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए ना। तो इसीलिए यहां पर तो ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि ये 1 वेरिएबल वाली होनी चाहिए, यहां पर 2 वेरिएबल है, तो इसीलिए यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। जबकि यहां पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो भी 2 है, लेकिन हमारा काम नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हम इसके बाद चलते हैं आगे कि एक जनरल फॉर्म क्या होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपको जनरली किस तरीके से दिखाई देगी। अगर कोई इक्वेशंस लिखी हुई हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, तो ध्यान से देखिए। यहां पर मैं जनरल फॉर्म आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रख लेनी है कि डिग्री क्या कितनी होनी चाहिए, तो डिग्री 2 होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं डिग्री 2 वाली टर्म यहां पर लिख रहा हूं। ये देखिए यहां पर मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब डिग्री 2 वाली आ गई तो इसके बाद डिग्री 1 वाली वैल्यू आएगी। तो यहां पर देखिएगा, अब इसके साथ मैं डिग्री 1 वाला लिख रहा हूं तो मैंने एक्स लिख दिया। सबसे पहले मैंने 2 लिखा, तो यानी उसके बाद 1 लिखा। अब 0 वाला भी तो लिखूंगा ना, तो 0 वाला क्या लिखूंगा, तो ध्यान से देखिए, ये 0 वाला लिखा तो मैंने यहां पर कांस्टेंट लिख दिया एक, जिसमें x की पावर 0 है। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 हो जाता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहां पर ब्लैंक छोड़ दिया है। ठीक है, अब इन्हीं के साथ में ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक्स स्क्वायर की जगह 5x स्क्वायर आ जाए, 2x स्क्वायर आ जाए, -3x स्क्वायर आ जाए। तो इस एक्स स्क्वायर के आगे भी तो कोई वैल्यू आती है, उसे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी टर्म लिखी हुई होगी देन आप उसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स के आगे अगर कोई टर्म लिखी हुई होगी तो आप उसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर कोई एक्स नहीं है तो यहां पर सिंगल टर्म लिखी हुई होती है, और उस टर्म को हम क्या कह देते हैं, उस टर्म को हम कह देते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये तीनों चीजों के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक्स स्क्वायर के आगे आपको जो भी चीज दिखेगी वहां पर आपको लिखी हुई, आपको उसको क्या किससे डिनोट कर देना है, आपको उसको ए से डिनोट कर देना है। ठीक है, और आपको x के आगे जब कोई भी चीज लिखी हुई दिखाई देगी तो आपको उसको b से डिनोट कर देना है। और जब यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, सिंगल टर्म लिखी हुई होगी जिसको आप कांस्टेंट टर्म कहेंगे, तो आपको उसको c से डिनोट कर देना है। ठीक है, तो c से डिनोट करते ही क्या हो जाएगा, आपकी एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाई देता अभी दिखाऊंगा, आप उसमें से बताइएगा कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। जैसे कि हम ऊपर वाले इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। यहां पर जो इक्वेशन लिखी हुई है क्या वो बिल्कुल इससे मिलती जुलती हुई है, मिलती जुलती है, तो देखिए एकदम यहाँ पर 9x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ax स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि a की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे a की वैल्यू यहाँ पर 9 है। और मैं पूछूं कि b की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे b की वैल्यू यहाँ पर 5 है। और मैं पूछूंगा कि c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू आप क्या बताएंगे, c की वैल्यू यहां से देखने पर आपको c की वैल्यू 7 समझ में आ रही होगी, लेकिन यहां पर 9 है, इस 9 को आप इधर शिफ्ट करेंगे, देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी, जो कि c की वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपको हमेशा 0 रखना है।
ठीक है, यहां पर गलती हो जाती है बच्चों के साथ, वो इसको देख लेते हैं कि 7 लिखा हुआ है तो 7 उठा के वैल्यू रख देंगे, जबकि सी की वैल्यू कब मिलेगी, जब राइट हैंड साइड पे हमारे 0 होगा। उस 9 को उठा के आप उधर ले आए तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 7 है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा माइनस का 2, तो सी की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 आ जाएगी। यहां लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स, ए बी सी जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक चीज और देखिएगा, 0 इज अ रियल नंबर, 0 भी एक रियल नंबर है, तो इनमें से कोई भी वैल्यू 0 भी हो सकती है। ए बी सी में से कोई भी वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि रियल नंबर है 0 भी, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है। अब वो कंडीशन क्या है कि यहां पर जो ए लिखा हुआ है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों भाई, ए 0 क्यों नहीं हो सकता? ए इसलिए 0 नहीं हो सकता है बच्चों क्योंकि ए आप जैसे ही 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही 0 से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, देन एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी ना। फिर आप इस इक्वेशन को पढ़ेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी रह जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर वाली टर्म थी, जो डिग्री 2 वाली टर्म थी, वो तो आपने 0 कर दी, तो आपके पास तो bx प्लस सी रह जाएगा। अब bx प्लस सी रह जाएगा तो जब मैं इसके अंदर डिग्री देखूंगा तो डिग्री तो x के ऊपर 1 रहेगी, उसको क्या कहेंगे, उसको लीनियर इक्वेशन कह देंगे। तो इसीलिए a यहां पर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे ही हमने 0 रखा यहां पर 0x स्क्वायर हो गया, तो इक्वेशन क्या बच गई, bx प्लस सी बच गई। अब डिग्री देखूंगा तो x के ऊपर डिग्री तो 1 लिखी हुई है, अब 1 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो आपको ये चीज क्लियर रख लेना है कि आपको पता है कि सभी रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्या b 0 हो सकता है? तो b 0 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम b की जगह 0 रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर b की जगह 0 रखा, अब b की जगह 0 रखते हैं तो यहां पर आपकी इक्वेशन क्या बच जाएगी, ax स्क्वायर प्लस सी। ये देखिए यहां पर ax स्क्वायर प्लस सी। आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप देखेंगे कि सबसे पहली कंडीशन वेरिएबल एक होना चाहिए, तो वेरिएबल एक ही है। क्या है वेरिएबल, यहां पर x है। डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो डिग्री 2 होनी चाहिए, तो डिग्री 2 है क्या, बिल्कुल है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, है ना, इसका मतलब b तो 0 हो सकता है। क्या सर c 0 हो सकता है, तो चलो c की जगह भी 0 पुट करके देख लेते हैं। जैसे ही हमने c की जगह 0 पुट किया तो यहां पर क्या बचा, ax स्क्वायर प्लस bx बचा, है ना, ओनली एंड ओनली 2 टर्म्स बची। इन दोनों को हम चेक करेंगे, आपको पता ही है चेक कैसे करना होता है। यहां पर पहली वाली टर्म देखी, दूसरी वाली टर्म देखी, दोनों के अंदर वेरिएबल चेक किया, दोनों के अंदर वेरिएबल था x। अब वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 होनी चाहिए, देखा तो 2 ही थी, तो इसका मतलब इससे भी हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और वो इक्वेशन कैसी रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो पहली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, वो होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन ये भी है कि आपकी जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब हम आगे चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपको अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है और पता लगाना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहां पर हमने एक स्टेटमेंट लिख के दिया, 11 इज इक्वल टू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x क्यूब। आप कैसे पता लगाएंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब इसके अंदर ऐसा कुछ ऐसा सॉल्व करने के लिए है नहीं, इसको तो आपको देखना है और इसको आपको जनरल फॉर्म की तरीके से अरेंज कर देना है। ठीक है, जैसे आप इसको अरेंज करेंगे जनरल फॉर्म की तरीके से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगी सबसे बड़ी पावर, एक्स क्यूब को उठाया उधर शिफ्ट कर दिया, इधर प्लस का था, इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया, ये भी इधर माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। 11 पहले से ही प्लस का था, उसको एज इट इज हमने लिखे रहने दिया। अब ये जनरल फॉर्म में आ चुकी है। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि आप उसको स्टैंडर्ड तरीके से जमा दें, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी, डिक्रीजिंग फॉर्म में उसको आप अरेंज कर दें। क्योंकि आपको ये पता है कि मैंने कहा था कि राइट हैंड साइड पे ओनली एंड ओनली 0 ही होना चाहिए, तो यहां पर क्या है, ओनली 0 लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, जैसे ही हमने इसको देखा तो इसके अंदर तो डिग्री 3 आ रही है, तो क्या आपसे पूछूंगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा,
तो कंडीशन फेल हो जाएगी, और कंडीशन फेल हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना होता है इस इक्वेशन के अंदर, वही जो 2-3 चीजें हैं मैंने बताया कि आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको उसके अंदर वेरिएबल चेक करने हैं, वेरिएबल चेक करने के बाद आपको उसकी पावर चेक करनी है। पावर चेक करने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं कि भाई वेरिएबल भी एक है और पावर भी सबसे बड़ी 2 है, तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये दोनों जो हैं वो ब्रैकेट में आपको नजर आ रहे होंगे। कभी इस तरीके से आपको दिखाई देता है तो सबसे पहले आपको उसको ब्रैकेटों को सॉल्व कर देना है। अब यहां पर ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को 2 से, फिर 2 को y से, फिर 2 को 2 से। इस तरीके से ही तो मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले वाले नंबर को दोनों से, फिर दूसरे वाले नंबर को दोनों से। और आप चाहें तो यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जैसे ही वो फॉर्मूला लगाओगे, इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आ जाएगा आपका y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर वेरिएबल कितना है, वेरिएबल सिंगल है। यहां पर पावर सबसे बड़ी क्या है, तो आप कहेंगे 2 है। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल है। यहां पर बस एक ही टर्म है जो मिसिंग है, वो कौन सी है, 2 के बाद जिसमें y के ऊपर 1 आता है वो पावर मिसिंग है। यहां पर b वाली टर्म मिसिंग है, तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो अपने आप में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं। अब हम करके देखेंगे उन क्वेश्चंस को, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर आपके सामने एक इक्वेशन यहां पर हमको दे रखी है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर दिख रहा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। अब इस होल क्यूब के फॉर्मूले के बारे में आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपने पढ़ा होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब। यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है, यहां पर b की वैल्यू है 2। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर a की जगह पर मैं x लिखता हूं और b की जगह पर मैं 2 लिखता हूं तो यहां पर क्या आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां पर a की जगह पर x और b की जगह पर 2 लिख रहा हूं। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बन रहा है वो आंसर क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए। ये बन रहा है आपके पास x क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस x स्क्वायर है, यहाँ पर 2 और 2 है तो 4x स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 है, 4 3 जा 12 हो गया है, 12x यहाँ पर बन रहा है। मैं इसको अरेंज अगर करूंगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा, सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी पावर, देन उससे छोटी पावर, और सबसे लास्ट में प्लस का 8। ठीक है, तो ये आ गया क्या, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ था, मैंने इसको एज इट इज यहां पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम यहां पर इसको, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मैं इसको यहां से स्पेस खाली कर देता हूं ताकि ओनली यहां पर मैं जो फाइनल आंसर है वही लिखूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको इस तरीके से बॉक्सेस दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, सबसे पहले आपको उनको सॉल्व करके देन फाइनल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं कि इधर तो मेरे पास आ गया x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 8 इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए इस 2x को मैं x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन गया है 2x क्यूब, और 2x को मैं माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये बन गया है 2x। आपको पता है कि हमने क्या बात की थी कि राइट हैंड साइड पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, सब कुछ कहां चला जाना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाना चाहिए। इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तरीका है कि जहां पर सेम टर्म लिखी हुई है आप उसके पास में उसी की जैसी टर्म को ले जाएं। यहां पर एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो आप क्या करें, ये भी एक्स क्यूब वाली टर्म है तो इसको उठा के इधर ले आए, ये माइनस में हो जाएगी, उधर प्लस में है इसलिए। यहां पर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, लिखे रहने दें। यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 12x और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का 2x। अब इस माइनस का 2x को आप इधर उठा के लेके आएंगे तो ये प्लस का 2x बन जाएगा। देन यहां पर प्लस का 8 लिखा हुआ है इज इक्वल टू में 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये एक्स क्यूब है, ये माइनस का 2 है, यहां पर 1 है, आपके पास आ जाएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 4x स्क्वायर देन प्लस का 14x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या चीज देखने की जरूरत है, तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहले वेरिएबल देखेंगे, तो वेरिएबल तो ओनली एंड ओनली x लिखा हुआ है। उसके बाद आपने देखा कि सबसे बड़ी पावर क्या है, तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर आपको ये 3 नजर आ रही होगी, और 3 तो वहां पर पावर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, है ना। क्योंकि क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो कंडीशन है कि सबसे बड़ा जो डिग्री जो होती है वो 2 ही होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम देखेंगे इसका, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है उसको मैं वैसे ही लिखे रहने देता हूं, x³ - 4x² x³ माइनस, एक सेकेंड, x³ - 4x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका a माइनस बी का होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टर्म्स तो वही वाली लिख देते हैं, a³ b³ 3a² b और 3ab²। हमने वही वाली टर्म्स लिख दी जो प्लस में लिखी थी, ठीक है। अब प्लस वाले में तो क्या है, सभी प्लस होते हैं, लेकिन माइनस वाले में इनमें से कुछ टर्म्स माइनस होती हैं। वो कैसे पता चलता है, तो ध्यान से देखिए। जिसमें b की पावर जो है वो ऑड होगी, क्योंकि b यहां पर माइनस है। अब जिसमें b की पावर ऑड होगी वही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे यहां पर b की पावर 3 है तो यहां पर माइनस हो गया। यहां पर भी b की पावर 1 है तो ये माइनस हो गया। यहां पर b की पावर 2 है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये प्लस का ही रहा। तो ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। यहां पर a क्या है, x के है, और b क्या है, 2 है। तो हमने यहां पर लिख दिया x माइनस 2 का होल क्यूब। a की जगह पर मैं x पुट कर देता हूं, a का x का क्यूब हो जाएगा। माइनस 2 की जगह, यहां पर b की जगह मैं 2 रख देता हूं, ये माइनस हो जाएगा। -3 a की जगह पर x और b की जगह पर 2, प्लस 3 a की जगह पर x और b की जगह पर 2। इसको सॉल्व कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। ये आएगा आपका x³ -8 -3 2 6x² प्लस 3 4 3 12x, ठीक है। इसको आप अरेंज करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो आ जाएगा x³ -6x² प्लस 12x और माइनस का 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड का सॉल्व करके। मैं इसको उठा के यहां पर रख देता हूं, x³ -6x² प्लस का 12x और माइनस का 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हटा देते हैं। देखिए ध्यान से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ तो जब हमको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके ही जाना है तो राइट हैंड साइड को हम खाली कर देते हैं। यहां पर x² प्लस का है, इधर लेकर जाऊंगा माइनस का हो जाएगा, x³ सॉरी। तो ये x³ यहां पर माइनस का हो गया। माइनस का 4x² लिखा हुआ है, यहां पर माइनस का 6x² है, इधर लाऊंगा प्लस का 6x² हो जाएगा। माइनस का x लिखा हुआ है, यहां पर भी माइनस का 12x आ जाएगा, प्लस का 1 है, प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर प्लस है, दोनों जो है उनके अंदर साइन एक दूसरे का चेंज हो रखा है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये भी प्लस माइनस है, सॉल्व करेंगे 2x² आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पर 12 है, तो माइनस का 13x यहाँ पे हो जाएगा और प्लस का 9 आ जाएगा, देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप इस इक्वेशन को देखें तो आप कहेंगे सबसे पहले वेरिएबल देखा तो ओनली 1 वेरिएबल है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर डिग्री कितनी है, तो डिग्री भी यहाँ पर 2 है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम क्या करते हैं,
किसी भी इक्वेशन को सबसे पहले ये पता लगा लेते हैं कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको उसके अंदर चेक करना है कि वेरिएबल उसके अंदर कितने हैं, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, उसके अंदर डिग्री कितनी है, तो डिग्री उसकी हाईएस्ट 2 होनी चाहिए। अगर ऐसा है देन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। आपको कुछ इक्वेशंस दी जाएंगे जिनके बारे में आपको पता लगाना होगा कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले आप उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आप लास्ट में जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन के अंदर वो दोनों कंडीशन चेक करेंगे। अगर ऐसा होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, आप बने रहिए, आपके लिए और अच्छे अच्छे हम लेक्चर्स लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।